नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जीके और जीएस का पोर्शन हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद या शशि थरूर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सलमान रुश्दी। द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक जो हैं वो सलमान रुश्दी जी हैं। यह उपन्यास 1981 में प्रकाशित हुई थी। 1981 में प्रकाशित हुआ। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और विभाजन के लिए भारत के संक्रमण के बारे में है। इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास को 2008 में, ठीक है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि द मिडनाइट चिल्ड्रन को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि 2008 में इसको बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इसे बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, मैंने आपको लिख दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद एफसी, एटीके मोहन बागान, चेन्नईयन एफसी, बेंगलुरु एफसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी, ठीक है। इंडियन सुपर लीग भारत की एक व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। ठीक है, अब आप क्लियर कर दे रहे हैं, देख लीजिए, इंडियन सुपर लीग है यानी आईएसएल है। आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग अलग अलग है। इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल गेम है, और इंडियन जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये क्रिकेट का गेम है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया। अब ये बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये इसमें कितनी टीमें, वैसे ये बता दें कि इंडियन सुपर लीग में 11 टीमें खेलती हैं। 2022 की जो विजेता टीम थी वो हैदराबाद एफसी थी। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 2013 में हुआ था। तो इंडियन सुपर लीग की जो स्थापना हुई थी वो 2013 में हुआ था। ठीक है, इंडियन सुपर लीग की स्थापना 2013 में हुआ था, और जो विजेता जो टीम थी वो थी हैदराबाद एफसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन है इलियट इजराइल, लंदन इंग्लैंड, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो किस देश में हुआ था? इसका सही ऑप्शन है इलियट इजराइल। इसका सही ऑप्शन है इलियट इजराइल। मिस यूनिवर्स 2021 ये 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। ठीक है, ये जो 2021 की थी ये कौन सी प्रतियोगिता थी? ये 17वीं थी, मतलब 17वीं। ठीक है, 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। इस संस्करण की विजेता जो थी ये भारत की हरनाज संधू थी। ठीक है, यानी कि 17वीं जो बनी वो कौन बना? हरनाज संधू बनी, जो भारत की रही। ठीक है, हरनाज संधू। ठीक है, ये भारत की थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन इलियट इजराइल में हुआ था, जैसा मैंने आपको बता दिया है। ये भारत की तीसरी महिला थी। इससे पहले लारा दत्ता बनी 2000 में। ठीक है, लारा दत्ता सन 2000 में बनी। फिर उसके बाद सुष्मिता सेन 1994 में बनी। उसके बाद फिर हरनाज संधू 2021 में बनी। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। 2000 अगर पूछा जाए मिस यूनिवर्स, मिस भारत की पहली लेडी कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी, तो वो लारा दत्ता थी, 2000 में बनी थी। उसके बाद अगर पूछा जाए कि दूसरी कौन बनी, तो सुष्मिता सेन 1900, मतलब उससे सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। उसके बाद दूसरी बनी थी 2000 में लारा दत्ता, और तीसरी बनी थी कौन है? हरनाज संधू 2021 में। ये ध्यान रखिएगा। अगला है एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यानी लोकसभा के लिए पूछ रहा है, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के लिए पूछ रहा है। आर्टिकल है 331, 333, आर्टिकल 340 या 356। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 331। भारत की जो संसद में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के लिए आर्टिकल 331 के तहत 2 लोगों को नामित करने का अधिकार मोदी सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 से इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वैसे इसमें 2 नामित करने का अधिकार होता था।
ठीक है, और मोदी सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 से इसे समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो पहले इस मनोनयन प्रक्रिया में 2 लोग होते थे, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने 20 जनवरी को ऐसा माना गया कि अब एंग्लो इंडियन अब नहीं है इंडिया में, तो अब इसे 20 जनवरी 2020 से हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CABE का फुल फॉर्म क्या है? अब इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा चमन बोर्ड, केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो होगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये आपका सही आंसर होगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। यह शिक्षा संबंधी विषयों के लिए प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के लिए 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो कार्य शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथ्य एकत्रित करना और इन तथ्यों का निरीक्षण करके अपने सुझावों को केंद्रीय प्रशासन के पास भेजना होता है। अगला है, पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बनाए गए थे? चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके सोशल मीडिया से है, तो सोशल मीडिया जानते ही हैं कि कितना ज्यादा पॉपुलर है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक या अमेजॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्विटर। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना जो है वो 2006 में हुआ था। इसकी स्थापना 2006 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था 2006 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। वर्ष 2021 में पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO बनाया गया। कब बनाया गया? 2021 में पराग अग्रवाल को इसका CEO बनाया गया। वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो एलन मस्क हैं। ठीक है, वर्तमान में एलन मस्क इसके CEO हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ट्विटर का सिंबल क्या है या प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सिंबल है X। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से है? तो आपातकाल से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आर्टिकल जो है, पहले ये उठा देते हैं, ये यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, आपातकाल। ठीक है, अब आपको बता दें कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल से संबंधित है। तो भारत के संविधान में आपातकाल को 3 प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है। तो इस ऑप्शन में आपको 356 मिल रहा है, तो 356 इसका आंसर होगा। वो आर्टिकल जो अनुच्छेद 352 जो है, वो जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है, तब आर्टिकल 352 काम करता है। उसके बाद में आर्टिकल 356 है, ये किसी राज्य के शासन की विफलता से संबंधित है। फिर आर्टिकल 360 है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तीनों मैंने आपको बता दिया है। तो आपातकाल से संबंधित कौन कौन सा है? आर्टिकल 352 है। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये आपका आपातकाल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है पटियाला पंजाब, हैदराबाद तेलंगाना, मेरठ उत्तर प्रदेश या मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पटियाला पंजाब। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला पंजाब में स्थित है। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है। ठीक है, तो आप पूछा जा सकता है, या एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं पटियाला पंजाब में है। या फिर ये पूछ सकता है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला पंजाब में है। या फिर ये पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्रीड़ा संस्थान कहाँ है या सबसे बड़ा खेल संस्थान कहाँ है, तो भी आप यही लगाएंगे कि पटियाला पंजाब में है, जिसका नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है। चलिए, सबसे पुराना वेद कौन है? ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है, आपको बता दें कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल है। आपको बता दें यहाँ पे इसमें 10 मंडल है। हाँ, 10 मंडल है।
1028 सूक्त है। 1008 सूक्त है जिसमें मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। और जो इसके अलावा अन्य वेद हैं वो सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है रजत, कांस्य, तांबा और लोहा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका तांबा। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले किया गया था। कितना? 10,000 वर्ष पूर्व इसका उपयोग किया गया था। भारत में ताम पाषाण काल अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है, ये राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, और पश्चिमी महाराष्ट्र, और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी पाया जाता था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी से तांबे की सपाट यानी कुल्हाड़ी, तलवार, चूड़ियां और कई तरह के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, आयरलैंड, इंग्लैंड या मैसिडोनिया। तो ऑप्शन आपके पास है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैसिडोनिया। मदर टेरेसा जो थी, इनका जन्म जो हुआ था वो मैसिडोनिया में हुआ था। और जो डेट था वो था 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 26 अगस्त 1910 को 1910 तो इनका जन्म हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था। इनका जो रियल नेम था वो था अग्नेस गोंछा बोयाजीजू। इनका यानी मदर टेरेसा का जो रियल नेम था, हम लिखे दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनका नेम था अग्नेस गोंछा इंग्लिश गोंझा बोयाजीजू। बोयाजीजू ये इनका रियल नेम था। इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। किसने दिया था? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दिया गया था, इनको टेरेसा नाम दिया गया था। मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व के अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1979 में। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल मिला, ठीक है, नोबेल इनको 1979 में मिला है। इसके अलावा पद्मश्री इनको 1962 में मिला है, ठीक है, इनको पद्मश्री 1962 में मिला, ठीक है, पद्मश्री इनको 1962 में मिला है। इसके अलावा भारत रत्न भी इनको मिला है। 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला है। 1980 में इनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा इन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 जो कि सबसे ज्यादा मेन है आपका, मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिला है 1985 में। आप नोट कर सकते हैं, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पौष्टिकता की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पौष्टिकता की मात्रा। ठीक है, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और जैसे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। अतः आहार की न्यूनतम मात्रा वह है जिसमें पौष्टिकता की मात्रा भरपूर हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी केरल। तो कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का होगा। तो आंध्र प्रदेश का है। भारत में नृत्य की सबसे प्राचीन परंपराओं में से है। भारत में जो है मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में
शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया हुआ है। जैसे कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, केरल का मोहिनीअट्टम है। इसके अलावा आपका जो कर्नाटक का है, जैसे मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसा का जो उड़ीसी जो नृत्य है वो उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश का कथक है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और सत्रिय असम का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपके पास भूटान, भारत, नेपाल या श्रीलंका। तो थिम्पू कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन है यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूटान की राजधानी है। इसके अलावा भारत की राजधानी आपको पता ही है कि नई दिल्ली होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू होगा, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना हजरत मोहानी, डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौलाना हजरत मोहानी। इन्होंने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले मौलाना हजरत मोहानी पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। अगला है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है निर्देशन, निर्माण, गायन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्देशन। सत्यजीत रे पुरस्कार फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली फिल्मों में ज्यादातर काम किया हुआ है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जेम्स वॉट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने 2 जून 1875 को 2 जून 1875 2 जून 1875 को स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इन्होंने इस आविष्कार में थॉमस वॉटसन की मदद ली थी। ठीक है, आप ये पूछ सकता है कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी मदद से की थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं कि थॉमस वॉटसन की मदद से टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। तारीख पूछ सकता है तो तारीख आप ये लिख सकते हैं। उन्होंने इस आविष्कार में थॉमस वॉटसन की मदद ली थी। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी आविष्कार किए थे, जैसे ऑप्टिकल फाइबर और फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि ऐसी चीजें हैं जिनका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शैल, समाधि, संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 है। ठीक है, ये 3 है त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ, जिसमें बुद्ध का अर्थ तार्किक ज्ञान, धम्म का अर्थ नैतिकता तथा संघ का अर्थ राज्य तर्क प्रधानों की संगत है। अगला है, लाख किससे प्राप्त होता है? लाख किससे प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, कीटों के शरीर के श्रावण से, कीटों के मल पदार्थ से या कीटों के अंडाशय से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा? कीटों के शरीर के श्रावण से। लाख कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल होती है। लाख के कीड़े होते हैं, ये पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाए जाते हैं। इनकी जो जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है। इसे काटी गई टहनियों के खुरच कर निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है संगीत, खेल, चिकित्सा और साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चिकित्सा। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार सन 1962 डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार सन 1962 से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार चिकित्सक
और स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र राय के नाम से चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। पहली औद्योगिक क्रांति एक प्रक्रिया थी जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी, जहां से यह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाना। यहाँ पे पूछ सकता है कि पहली औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आपका होगा कि मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाना। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? अब आपको बता दें इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है। फायरफॉक्स आपका इंटरनेट ब्राउजर है। फायरफॉक्स आपका इंटरनेट ब्राउजर है। ओपेरा मिनी भी आपका ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर है। क्रोम भी आपका है, लेकिन लेआउट आपका नहीं है। ठीक है, लेआउट आपका कोई ब्राउजर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, क्या है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित है? तो आपको हम बता दें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हुआ या एससीईआरटी हुआ, ये सब शिक्षा से संबंधित है। यूजीसी आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है। ये यूजीसी जो होता है ये एक मान्यता प्राप्त संबंधित है। एनसीटीई भी, आरसीआई, ये सब मान्यता प्राप्त से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी एक सरकारी संगठन है जिसे भारत में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहायता के लिए स्थापित किया जाता है। अगला है NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को किस अमीनो मतलब कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या उभयधर्मी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अम्लीय, एसिडिक। NH2 की समूह की तुलना में NH2 की तुलना में COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसके कार्बनिक यौगिकों में अमीनो व कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं। क्षारीय अमीनो अम्ल में COOH समूह की अपेक्षा NH2 समूह की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन है पॉलीथीन, पीवीसी, बैकलाइट या पॉलिस्टर। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बैकलाइट। बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें अच्छी आकार में ढाल दिया जाता है और इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसे कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए। ये बहुत ही यानी वेरी इंपॉर्टेंट के दृष्टि से आप देखा जाए, बहुत एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का देख लिए सही आंसर जो होगा, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। जुको तैबई, तेंजिंग नोर्गे, बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जुंको। इसका सही आंसर होगा जुंको तैबई। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तैबई हैं। ये जापान की रहने वाली हैं। जुंको 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है एनसीटी की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है 1993, 94, 95 या 96। तो इसका सही आंसर होगा 1993। 1993 एनसीटी की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, तो इसका 1995 में की गई थी। स्थापना भारत सरकार किस, अगर अधिनियम देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से भटकाया हुआ है। इसने पूछा है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो अधिनियम आपका 1993 था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा वरना ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाओं तथा धाराओं की स्थापना और निरीक्षण करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं?
फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फुफ्फुस आवरण, श्वास नलियां, श्लेष्म झिल्ली या ब्रोनियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण होगा। फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को फुफ्फुस आवरण कहते हैं, यानी प्लेवरा। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ों को दो झिल्लियों से आवृत रहता है जिसे प्लूरा कहते हैं। बाह्य आवरण वक्ष तथा डायफ्राम के पास रहता है जिसे पैराटाइल फ्लोरा कहते हैं। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन है 1952, 1986, 1976 या 1990। तो ऑप्शन इसका सही होगा 1990। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति का नेतृत्व किया था, जिसके कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक तो बाबा साहब अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान का जनक। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाएगा। अगला है, यानी कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन है मुनव्वर राणा, चंद्रभान ख्याल, सलमान रुश्दी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल होगा इसका सही आंसर। ये चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा में रचित उनकी कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिशें के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इन्होंने किस चीज के लिए इन्हें दिया गया था? तो उनकी उर्दू कविता थी इनकी, जिसका नाम था ताजा हवा की ताबिशें। लिखे दे रहे हैं, ताजा हवा की ताबिशें। ताजा हवा की ताबिशें 2021 में दिया गया था, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए, तो आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगला सेशन हमारा कल आएगा। तो आप अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा। आपको एक अच्छा विद्यालय भी मिलेगा। अगर आप पूरी प्रिपरेशन अगर हमारे साथ अगर बने रहते हैं पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको एक अच्छा विद्यालय जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद।